हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हो राइड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि मैंने पोल लिया था आप सभी से कि आप सबको यूज्ड बाइक के रिव्यूज़ चाहिए जो ओनर्स के थ्रू, तो आज मेरे साथ है शिवम भाई। शिवम भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया अमित भाई। शिवम भाई को मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, लेकिन मौका नहीं बन पा रहा था बुलेट की वीडियो बनाने का। भाई ने ब्रांड न्यू BS6 लिया भाई, BS6 स्टैंडर्ड लिया भाई ने। तो इस बाइक के बारे में भाई से सारे सवाल मैं पूछूंगा। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो शिवम भाई पहले तो ये बताओ, ये बाइक आपने कितने की खरीदी? भैया सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो बड़ी मुश्किलों से मिली, कितने वेटिंग में मिली आपको ये बाइक? मेरे को 45 दिन की वेटिंग बोली थी और लगभग 10 नवंबर को मैंने बुकिंग करी थी और 10 दिसंबर यानी कि पूरा एक महीना मेरे को लगा बुलेट की डिलीवरी मिलने में, जिसके अंदर कि मैं कम से कम 20 बार ही रोया लांबा एंटरप्राइजेस के आगे, क्योंकि आफ्टर सेल्स उनका उतना बेटर है नहीं। सो मुझे एक महीने के अंदर डिलीवरी मिली, बात मोटी मोटी करते हैं इस तरह से। और मेरे को जो ये बाइक मतलब जो कह रहे हो आपकी आफ्टर सेल अच्छी नहीं, मतलब एक्चुअली क्योंकि रॉयल एनफील्ड अपने नाम से बिक रही है आज के टाइम पे। बिल्कुल। सो प्रॉब्लम ये हो रहा है कि उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव 50% बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है। जैसे कि मैं बात करूँ लांबा एंटरप्राइज में एक शुभम है, वो बहुत केयरिंग है, बहुत नॉलेज है उसके पास, वो अच्छे से ट्रीट करता है कस्टमर को। अपार्ट फ्रॉम हिम मुझे लगा नहीं कि कोई भी इतनी तरह से डिटेल में बताता है किसी चीज़ को। एंड मैं जब गया तो 15 मिनट के अंदर मेरी उन्होंने डिलीवरी ले ली। 1.5 लाख रुपए की अगर मैं कोई चीज़ ले रहा हूँ तो 15 मिनट के अंदर उन्होंने मेरी डिलीवरी ले ली। अच्छा। एंड 15 मिनट के बाद मैं लगभग 15 कॉल्स करी अगले एक महीने तक, तो मुझे 9 दिसंबर को जाके डिलीवरी मिलने वाली थी, वो 9 की शाम में मिली, तो मैंने 10 की सुबह में उसकी डिलीवरी ली। अच्छा। हाँ। सो कस्टमर सर्विस इस तरह से मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर सेल सर्विस वो इसी वे से बोल रहा हूँ कि बस ट्रीट करना सही नहीं है। एंड उसके बाद कॉल करके बोलना कि भाई 45 दिन आपको बोला था, 45 दिन से पहले मिलना पॉसिबल नहीं है, आप बार बार कॉल करके परेशान मत करिए, इस तरह से ये मत करिए वो मत करिए, वो चीज़ें थोड़ी सी और लगती हैं। अगर मैं किसी और सर्विस प्रोवाइडर यानी कि किसी और ब्रांड की बात करता हूँ, जब हम इस तरह की बाइक या इस तरह की एक फ्लैगशिप सीरीज़ को हाथ रखते हैं, उनका ट्रीटमेंट हमारे लिए बाकी सब कस्टमर से अलग हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात। बिकॉज वी आर द प्राइम मेंबर्स फॉर देम। यस। सो अब मैं बात करता हूँ इसके प्राइस की। सो मुझे ये जो बुलेट ऑन रोड पड़ी 158 समथिंग की थी, 153 की समथिंग है, 5,000 रुपये के आसपास का इसका एक एडिशनल 5 इयर्स का इंश्योरेंस है जो इसकी वैलिडिटी बढ़ा देता है, बस और कुछ नहीं है। जो एक्सटेंडेड वारंटी है मतलब इसकी, एक्सटेंडेड वारंटी 1,58 की पड़ती है ये मेरे को, 1,58 ऑन रोड, जिसके साथ की कोई एक्सेसरीज नहीं है अभी, कोई एक्सेसरीज नहीं है। 1,58,000 भाई को ये मिली है एक्सटेंडेड वारंटी के साथ। मतलब एक कह सकते हो कि कोरी गाड़ी मिली है, कोरी गाड़ी 1,58 की मिली है, 1,58 की मिली। ठीक है। इसके बाद भाई अब ये बताओ, जो पहली सर्विस हुई उससे पहले गाड़ी चलाने का, जैसे बोलते हैं कि 1000 किलोमीटर तक आपको नॉर्मल चलानी है, तो उसके हिसाब से ये मतलब क्या कैसी रही? मतलब ठीक चली, प्रॉब्लम्स आई, क्या रहा? बॉस परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मतलब मैं इससे पहले विक्रांत यूज़ कर रहा था, तो जब मैं शिफ्ट किया बुलेट पे, सो वही फील था। विक्रांता भी हल्का सा हैंडल उठा हुआ और उस तरह का ही फील था, बट जो फील बुलेट चलाने का है, आई डोंट थिंक कि वो वेदर इट इज़ BS6, BS3, BS4, इट कैन बी एनीथिंग, बट जो फील है उसका वो आई थिंक सबसे अलग है, सबसे अलग। बिकॉज जो कंफर्ट मेरे को मिला, जो लॉन्ग राइडिंग के टाइम पे कंफर्ट एक्चुअली मेरे को चाहिए था, क्योंकि विक्रांता के अंदर मेरे को प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी कि जब मैं 50 किलोमीटर से ऊपर जाता हूँ तो मेरे जो बम्स है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता था। इसके अंदर मैं अभी रेगुलर पिछले 10 दिसंबर से लेके आज तक लगभग मेरी 5,500 किलोमीटर चल चुकी है बाइक, 5,500 किलोमीटर चल चुकी है। एंड उसके अंदर मैं डेली का 80 से 100 किलोमीटर राइड करता हूँ। एंड आई डोंट थिंक कि मुझे किसी भी तरह का पेन है। एक बैक पेन हमेशा रहता है, वो कभी भी आप टू व्हीलर कोई भी चलाएंगे, कितना भी महंगा चलाएंगे, बैक पेन हमेशा रहेगा, बट बम पेन जो होता है, जो कंफर्ट लेवल कम होने की वजह से होता है, वो मुझे इसमें अभी तक फील नहीं हुआ। सो पहली सर्विस से पहले की मैं बात करूँ तो गियर्स में हल्का फुल्का प्रॉब्लम ऊपर नीचे करने में, शिफ्टिंग में होती है। वो प्रॉब्लम आई थिंक मेरा न्यूट्रल से जब दूसरे से मेरा पहला गियर डालता तो वो न्यूट्रल लग जाता था। एक्चुअली वो अभी भी है, आई थिंक वो इस वजह से, क्योंकि जब तक मैंने जो बाइक चलाई अभी तक वो 100-150 सीसी की बाइक चलाई है। 350 सीसी का जब आप इंजन चलाते हो तो ऑब्वियसली गियर शिफ्टिंग हल्की सी हार्श होती है उसकी। उसका इफेक्ट है वो, मतलब गियर अटकने वाला कभी भी मेरे को सीन नहीं लगा। पहली सर्विस तक मेजर कोई भी इशू नहीं था मेरी बुलेट के अंदर। पहली सर्विस तक मेजर इशू नहीं था, मतलब उसके बाद कोई इशू आया? इशू आया उसके बाद। क्या इशू आया उसके बाद? सो पहली सर्विस डन होते ही मेरे को जो मेजर इशू आया वो इसके साइलेंसर में आया। एक्चुअली साइलेंसर जो था उसके अंदर की एक जाली होती है। साइलेंसर 3 पार्ट में होता है। पहला जो पार्ट होता है वो उसका जाली होती है, तो वो जो जाली तो वो ब्रेक हो रही थी। आई डोंट थिंक कि वो किसी लगने की वजह से ब्रेक हुई थी, क्योंकि मुझे पता है मैं चलाता हूँ, मेरी बाइक सिंगल हैंडेडली चलती है मेरी बाइक, तो मैंने कहीं पे वो बाइक लगाई नहीं थी, मारी नहीं थी, तो वो जाली टूटी हुई थी, जिस वजह से मेरे को एक आवाज़ फील हुई, जो मैं 2 हफ्ते तक। टूटने की बात जो कर रहे हो, ये बात सर्विस कराने के बाद की है?
सर्विस कराने तक मेरे को हल्की हल्की फील आ रही थी कि हाँ कुछ आवाज़ आ रही है। अच्छा। बट सर्विस के बाद मुझे लगा, जब मैंने 2-3 बारी बाइक रोकी, वो जो टक 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 एक आवाज़ होती है वो अलग, और जैसे ही मैंने साइलेंसर पे हाथ रखता हूँ उस टाइम पे वो आवाज़ बंद हो जाती है। सो एक्चुअली वो साइलेंसर के अंदर की आवाज़ थी। तो मैं गया सर्विस सेंटर, पहली बारी जब मैं गया तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव ने ट्रीट किया इस तरह से कि आपने कहीं पे बाइक मारी है। सो ऑब्वियसली उनका पहला रिएक्शन उसी तरह से होता ताकि जो कंपनी उसको क्लेम ना, कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। सो ऑब्वियसली उन्होंने चेक किया, तो उस टाइम के लिए वो आवाज़ शायद बंद हो गई। तो उस टाइम पे नहीं दिखे, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो नहीं दिखता मर्ज उस टाइम पर। बाद में फिर जब मैं घर आया तो वापस से वो आवाज़ चालू हुई। 2 दिन के बाद जब मैं वापस गया वीडियो रिकॉर्ड करके, मेरे को उस बंदे ने बोला, एक्चुअली वो बहुत सही बंदा है यार, लामा एंटरप्राइजेस सुभाष नगर में जो सर्विस सेंटर है, सो सूरज नाम का बंदा है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। सो जब मैं गया 2 दिन बाद, उसने मेरे को बोल दिया कि आप कोई भी आवाज़ आएगी तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, बस आने के बाद आवाज़ यहाँ हो ना हो मेरे को वीडियो दिखा देना। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी एंड एक्चुअली जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो आवाज़ उनको भी दिखी उस टाइम पे। सो बात ये हुई कि बाइक का अब साइलेंसर चेंज होने की बात हुई। सो पहली सर्विस कितने किलोमीटर पे कराई? 1000 किलोमीटर पे कराई। 8वें दिन सर्विस कराई मैंने बाइक के खरीदने के। 1000 किलोमीटर के बाद आपको साइलेंसर चेंज करवाना पड़ गया? साइलेंसर चेंज करवाना पड़ गया। ऑब्वियसली इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट, बट चेंज क्यों कराना पड़ा वो मेरे को अभी तक खटकता है वो चीज़। नहीं वही बात है, हाँ। क्योंकि अभी तो 8 दिन के बाद सर्विस कराई। एग्जैक्टली उसके बाद साइलेंसर चेंज करवाना पड़ गया। साइलेंसर चेंज क्यों कराना पड़ गया वो मेरा इशू था, ठीक है। ऑब्वियसली उन्होंने अच्छी तरह से रिप्लेस करके दिया। सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है? पहली सर्विस की बात करूँ तो मैंने एक स्माइल पैकेज इनका होता है, तो स्माइल पैकेज लिया था 2200 रुपये का, के अंदर की मेरी 2 सर्विस इंक्लूड थी। इसलिए उसके अंदर इंजन ऑयल, टैपेट जितने भी होते हैं, और उसके बाद इसलिए क्या होता है जब शॉकर्स नए होते हैं तो बुशेस चेंज होते हैं हर दूसरी सर्विस पे। अच्छा। बुलेट का है ये, बुशेस चेंज होते हैं, तो वो बुशेस चेंज होना कुछ ऐसे पार्ट्स है। तो 2200 रुपये के अंदर मेरे को 2 सर्विस मिल गई। अच्छा, वो तो 11 सब कुछ मतलब 2 सर्विस इंक्लूड हो गई मेरी। सो 2200 रुपये का मैंने वो पैकेज लिया था वहाँ से, स्माइल पैकेज रॉयल एनफील्ड का। पहली सर्विस के बाद जब मैंने वो चेंज कराया साइलेंसर, 3-4 दिन तक मुझे वो आवाज़ नहीं फील हुई। और एक्चुअली मैं जब फील करा उस आवाज़ को तो वो थी बुलेट की आवाज़ जो मैं चाहता था। जब मैंने स्टैंडर्ड पर का ड्रीम किया था, वो डुक डुक वाली जो आवाज़ थी वो उस टाइम आई 3-4 दिन तक। बुलेट में जब तक डुक 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 की आवाज़ ना आए पता नहीं मज़ा नहीं आता बॉस, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो 3-4 दिन तक वो आवाज़ नहीं आई। 5वें दिन 6ठे दिन वो आवाज़ वापस आना चालू हुई। फिर से वो आवाज़ आना चालू हुई। अब आवाज़ वो साइलेंसर में से नहीं थी, अब वो आवाज़ थी बैंड पाइप में से। हाँ। फिर मैं लेके गया, सो ऑब्वियसली उन्होंने चेक किया, वापस से बैंड पाइप रिप्लेस किया। 4-5 दिन के अंदर मेरा बैंड पाइप रिप्लेस हो गया, आ गया मेरे पास। अब मेरी बुलेट जो है उसकी आवाज़ जो है, आई थिंक वो आवाज़ है जो मैं दिल से चाहता हूँ सुनना जब भी मैं बुलेट चला रहा हूँ। आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, किसी भी तरह की आपकी बाइक में कुछ इशू आता है उसको इग्नोर ना करो, सीधा सर्विस सेंटर लेके जाओ। क्योंकि ये कितने टाइम की वारंटी लेते हैं? एक्चुअली ये वारंटी जो एक्सटेंडेड वारंटी की मैं बात कर रहा हूँ 5 साल तक, तो 5 साल तक कोई भी इशू इसमें आता है। अच्छा। तो वो कवर करेंगे। उसमें पार्ट्स भी चेंज होते हैं? जैसे कि कुछ इस तरह के पार्ट हो गए, इंजन में कोई मोटी प्रॉब्लम आई, आपके गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आई, आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आई, आपके साइलेंसर बैंड पाइप में कोई प्रॉब्लम आई, वो ज़रूर वो चेंज करेंगे। माइनर में जितने भी इश्यूज़ रहते हैं वो किसी तरह से सेटल होकर बात करके कर लेते हैं, बट स्टिल जो कवरेबल चीज़ होती है वो मैंने बताई, वो सभी चीज़ें कवरेबल होती है, उसके अलावा नहीं होती रॉयल एनफील्ड के अंदर। पहली सर्विस तक एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि जब मैंने बुलेट लेने का लोगों से सुना था, रिव्यूज़ देखे थे, सो जो एवरेज दे रही थी बाइक उन लोगों की वो 30 बोलते थे, कोई 32 बोलता था, बट एक्चुअली मेरी बाइक ने पहली सर्विस तक मुझे 42 तक का एवरेज दिया था। 42 किलोमीटर की? 42 तक का एवरेज दिया था, जिसमें मैं 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर रोज चलाता था अपनी बाइक को। भाई साहब, भाई ने बात बहुत बड़ी कर दी है। 350 सीसी की बुलेट भी है, 42 का एवरेज, 42 की एवरेज दे रहा है, तो ये एक यहाँ पे प्लस पॉइंट है। तो भाई अगर स्पीड की बात हो रही है तो अब ये बता दो कि जो इसमें ABS लगाया है, जो डिस्क लगी है, जो पीछे की जो ड्रम ब्रेक्स हैं, ब्रेकिंग कैसी है इसकी? जैसे कि मैंने बताया कि पिछली जो मैं बाइक चला रहा था उसमें आगे डिस्क थी, पीछे ड्रम था, इसमें आगे ABS है, पीछे ड्रम है। सो एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहूँगा, अब जब मैं ABS चलाने लगा हूँ तो मैं जब नॉन ABS बाइक चलाऊंगा तो मेरे मन में एक डर रहेगा, क्योंकि ABS इतना बेटर वर्क करता है एक्चुअली। 70-75 तक मैंने खड़ी ब्रेक मारी है एक्चुअली भैया, मैं आपको सीरियसली बताऊंगा, मैंने कल की बात है, 70-75 में मैं अपनी बाइक चला रहा था, सामने से वैगनार थी जो लेफ़्ट से ओवरटेक करना चाह रही थी किसी एक गाड़ी को, एंड एक्चुअली जब मेरी उसने गाड़ी के आगे से ओवरटेक किया, सो आई वाज लाइक मेरे पास 2 से 2.5 फीट का स्पेस था बस। सो उसमें जब मैंने अपना ABS प्रेस किया, ABS रिलीज़ के बाद जो मेरी बाइक इस तरह से वर्क किया कि ना मेरा बैलेंस बिगड़ा उसके अंदर, एंड एक्चुअली मुझे पता लगा कि ABS की वैल्यू क्या होती है। क्या बाइक स्किड हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली स्टैंडर्ड का टायर जो होता है वो पतला होता है, हम देखेंगे क्लासिक के कंपेरेटिवली, बट स्टिल बाइक ने कहीं पे मिसप्लेस नहीं हुई है, कहीं पे कोई बैलेंस उसने अपना लूज़ नहीं किया,
तो वो देख के बहुत अच्छा लगा और समझ में आया कि क्यों इतनी महंगी बाइक चलाने का फ़ायदा क्या होता है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है मेरा कि बुलेट से स्टैंडर्ड से पीछे या तो डिस्क दो या तो ABS दो या एटलीस्ट डिस्क दो, बिकॉज ड्रम ब्रेक्स बिल्कुल भी मतलब कारगर नहीं है। हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन जहाँ बारिश पड़ी, पानी पड़ा, इसके शू में से आवाज़ आना चालू हो जाती है। अच्छा जी, इसके शू में से आवाज़ आना चालू हो जाती है, मतलब बिकॉज सब मेटल बॉडी है, सब कुछ मेटल है बुलेट में, जहाँ पानी पड़ा वहाँ से आवाज़ आएगी। तो डिस्क का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम को लेके। एक्चुअली जब भी मैं राइडर को लेकर चलाता हूँ तो राइडर को ऑब्वियसली 80 किलोमीटर नहीं चलती, 15-20 किलोमीटर के आसपास चलती है राइडर को, जो पिलियन को लेकर। बट उनके रिव्यू जब मैं सुनता हूँ या मैंने 1-2 बारी बैठ के पीछे देखा है, सो मेरे को बड़ा कंफर्ट फील हुआ है। और सभी कंपेरेटिवली सभी बाइकों से क्लासिक से ज़्यादा मेरे को पीछे की सीट की कंफर्टेबल लगती है। भाई बताओ क्या क्या लगाया आपने इसके सबसे पहले मैंने इसके अंदर ये मर्सिडीज अलॉयज लगवाए थे। तो मैंने ये रॉयल एनफील्ड के ही लगवाए थे, शोरूम से लगवाए थे। ये कंसीडरिंग कि उनका 2 प्रॉब्लम था, उनका 2 एक्चुअली जेन्युइन रीज़न था। अगर मैं आफ्टर मार्केट लगाता हूँ तो मेरी बुलेट की जो ABS की वारंटी है वो आउट हो जाती है, जैसे मैं आफ्टर मार्केट अलॉयज अपने लगवाता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मुझे रॉयल एनफील्ड के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर मार्केट ऑब्वियसली हर किसी का होगा, कॉस्टिंग ज़रूर 20% के आसपास मेरे को मार्केट से अप मिली, बट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सेटिस्फाइंग मिली। और ABS मेरा एकदम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, जैसे मैं समझ सकता हूँ कि मेरा जो अलॉय है वो बिल्कुल बेटरली लगा हुआ है। अलॉय के साथ मैंने टायर्स अपने चेंज कराए थे। एक्चुअली जो कितने का लगाया भाई, पहले मैं रोकना चाहूँगा, मैं दोनों ही चीज़ की बताऊंगा आपको एक साथ, क्योंकि दोनों का कॉम्बो मैंने लगाया था। टायर भी मैंने दोनों आगे पीछे के चेंज कराए। एक्चुअली इसमें जो आता है बुलेट का राल्को का टायर लगा हुआ आता है, आगे का 19 का है और पीछे का 110 1990 का है। सो जो टायर और जो आता है वो पतला होता है पीछे का टायर। सो अलॉय लगाने के बाद वो टायर थोड़ा सा मोटा हो जाता है। राल्को का टायर अभी लगे हुए हैं। दोनों चीज़ें जब मैंने लगाई तो मुझे 12,000 रुपये में टायर विद अलॉयज मिल गए, जिसके अंदर की मेरे पुराने जो एक्चुअली जो लगे हुए आए थे टायर्स और स्पोक व्हील्स वो उन्होंने ले लिए। तो रिप्लेसमेंट करके 12,000 रुपये का मेरे को ये पड़ा पूरा। तो इसके अलावा मैंने अपना ग्रिल सेट जो है वो चेंज कराया। ग्रिल सेट चेंज कराने का रीज़न सिर्फ ये था, आगे के लिए ज़रूरत नहीं होता चेंज कराने की, लुक एनहांस होती है बस। बट एक्चुअली पीछे की जो लाइट है वो प्लास्टिक बॉडी है पूरा। मैं अगर बात करता हूँ इसकी, ये प्लास्टिक बॉडी होती है, हमारी ये होती है आगे का कवर जो होता है लाइट का रिफ्लेक्टर, उसको टूटने से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत लगती है पीछे बाइक, तो अक्सर यही टूटता है। सो ये मेटल बॉडी है जो ग्रिल मेरी लगाई हुई है, ये पूरी मेटल है। सो मैंने लाइट्स के साथ इंडिकेटर्स दोनों आगे पीछे के और आगे पीछे की टेल लैम्प एंड ऑब्वियसली हेडलाइट, सबके मैंने ग्रिल सेट चेंज कराए। और एक सेफ्टी लेग गार्ड मैंने लगाया। सिंगल पाइप लेग गार्ड इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ा अपने को रहता है कि जिस तरह की मेरी बुलेट है, अगर मैं इसमें 3 पाइप वाला लेग गार्ड लगाऊंगा तो मेरे हिसाब से उसका जो एस्थेटिक्स है ना, अगर इस तरह के अलॉयज़ हैं तो उसमें यही वाला लेग गार्ड जाएगा। अगर अलॉयज़ थोड़े से मेरे मल्टी स्पोक रहेंगे तो मैं 3 पाइप वाला जैसे तो वो अच्छा लगेगा, जैसे मेरी बाइक में। हाँ, सो जैसे आपकी बाइक में है, करेक्ट। सो मैंने एक ये लगवाया था और एक इंजन गार्ड लगवाया था। अभी इंजन गार्ड ये जो लगवाया था, इसमें एक्चुअली मेरे को सिर्फ ब्यूटी के लिए लगवाया था, ऑब्वियसली क्लियरली बताऊंगा, बुलेट आगे लिखा हुआ मुझे ये अच्छा लगता है। इससे ये रहता है मेरा जब भी ऑफ रोडिंग होती है तो आगे की तरफ से जो पत्थर आगे लगना होता है उससे मेरी बुलेट जो है वो बच जाती है। मिला के मेरे को पड़ा था 1700 के आसपास रुपए का, सारी चीज़ें मेरे को लग गई थी। ये नाना करते कितने का खर्चा कर चुके ऊपर से? 1,58,000 के ऊपर। 1,58,000 के ऊपर मैं इसमें 20,000 रुपये के आसपास और लगा चुका। साइलेंसर की मैं बात करूँगा तो मेरा स्टॉक साइलेंसर ही लगा हुआ है। चेंज करवाने का मूड में हो एक्चुअली BS4 होती तो ज़रूर कराता। BS6 का साइलेंसर की आवाज़ एक्चुअली बहुत अलग है BS4 से, बहुत एनहेंस्ड आवाज़ है। BS3 जितनी नहीं है बट स्टिल वो डुक वाली फील है, वो थंप है इसके अंदर, तो मैं चेंज नहीं कराने वाला। ऑब्वियसली कंपनी मना करती है इस चीज़ के लिए, कहीं ना कहीं एवरेज पे फ़र्क पड़ता है। एवरेज पे फ़र्क पड़ता है और इंजन की जो स्पार्किंग होती है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इस चीज़ को मैंने स्टडी किया है, तो इंजन की स्पार्किंग पे फ़र्क पड़ता है, तो नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो भाई ने रिव्यू मिला है आपको इसमें आपको हेल्प मिली होगी डिसाइड करने के लिए कि आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है। भाई ने सारे पॉजिटिव नेगेटिव बताए हैं। थैंक यू वेरी मच भाई का वीडियो बनवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। थैंक यू वेरी मच भाई, आपने मेरी हेल्प करी ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वहाँ उन तक ये इन्फॉर्मेशन सारी पहुँचे। अब एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इस बाइक को आप 5 में से कितने नंबर दोगे, कंसिडरिंग ऑल फैक्ट्स कि आपके साथ क्या बुरा हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या अच्छा है, सब एक बार में जवाब देना। 5 में से कितने स्टार देने? किसी को गाइड करने के लिए समझा रहा हूँ, सो ऑब्वियसली मैं इसको 5 में से 3.5 स्टार्स दूंगा। 3.5 स्टार देंगे भाई, क्यों? इसका रीज़न सबसे बड़ा मेरे को जो लगा, एक तो टायर की विड्थ बहुत बढ़ानी चाहिए, बिकॉज जो 110 mm का टायर अब मैं लगा रहा हूँ ना, 110 का जो टायर है, एक्चुअली जब मैं समझ रहा हूँ टायर को तो ये पतला टायर है। अभी तो 90 का लगा था तो मैंने 110 लगवा के मैं बोल रहा हूँ पतला टायर है,
बिकॉज जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, जब आप स्लाइड इस तरह की रेनी सीजन में जब बाइक चलाते हैं, अभी तक नहीं स्लिप हुआ, मैंने हर कंडीशन में चला के देख लिया और ये चल जाएगी, आई नो दैट, बट स्टिल टायर के ऊपर एक वर्क करना चाहिए, पीछे ABS या एटलीस्ट डिस्क लानी चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ इसका पिकअप की बात करूँगा, बहुत अच्छा पिकअप है। BS6 का जो पिकअप है वो किसी भी बुलेट से बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड की बात करूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड हल्की है क्लासिक से, तो स्टैंडर्ड और जल्दी उठती है बाइक। तो एक टायर की वजह से मुझे लगता है कि वो रेटिंग जो है वो समझ में नहीं आ रही मेरे को। अदरवाइज़ मैं बहुत खुश हूँ अपनी बुलेट से, उनकी सर्विस सेंटर की सर्विसेज से। सो उस तरह से मैंने 3.5 के आसपास मेरी रेटिंग रहेगी एज अ कस्टमर। सो सारी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा क्लासिक सिग्नल के ओनर का रिव्यू, क्या कहते हैं ओनर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।